अच्छा गाइस, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी मिस समारा के ड्राइवर की कहानी है। बेसिकली ये कहानी उनके ड्राइवर के साथ 2003-2004 में पेश आया था। ये बता दिए हमारा जो ड्राइवर था, क्योंकि हम लोग बल्दिया टाउन में रहा करते थे और हमारा जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ था वो कोयटा से था। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में ख़वातीन को या किसी को भी अगर कोयटा जाना आना होता तो ड्राइवर के ज़रिए या इस ड्राइवर के साथ हम लोग सफ़र किया करते थे। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और हमारा ड्राइवर हमारी फैमिली को कोयटा में छोड़ने के बाद वापस हाईवे के ज़रिए या आप कह सकते हैं कि हब रिवर रोड के ज़रिए कराची वापस एंटर होने वाला था। रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था, क्योंकि शदीद सर्दी थी और सियासी तौर पे भी उस दौर में हालात ख़राब हुआ करते थे। तो आप कह सकते हैं कि रोड पे ट्रैफिक ना होने के बराबर थी और उस रोड पे उस दौर में लाइट्स का इंतज़ाम मौजूद नहीं था। गाड़ी की जो रफ्तार थी वो तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के दरमियान थी और क्योंकि गाड़ी के जो लाइट्स थी वो ज़ाहिर सी बातें आगे रोड पे पड़ रही थी, तो रोड पे जो भी नज़ारा था ये मुकम्मल तौर पे ड्राइवर की आंखों के सामने मौजूद था। ड्राइवर बताते हैं कि जब मैं इस तरफ जा रहा था तो जाते जाते मुझे गाड़ी की लाइट के अंदर ऐसा एहसास हुआ जैसे कि जहाँ पे गाड़ी की लाइट पड़ रही है उसके लेफ़्ट साइड पे कोई बैठा हुआ है। अब ये जो एरिया था, क्योंकि ये सुनसान और वीरान एरिया था, दूर दूर तक आबादी मौजूद नहीं थी। अगर थी भी तो ज़रा डिस्टेंस पे मौजूद थी। किसी का यहाँ पे रोड के बिल्कुल दरमियान से ज़रा बराबर में बैठना ये एक अजीब सी बात थी। अपने तौर पे जो ड्राइवर है ये अलर्ट था और इसने वहाँ पे गाड़ी को रोकना ही नहीं था, लेकिन ये बताते कि फिर भी मैंने ज़रा रफ्तार कम की और जब मैं उस आदमी के या उस लड़के के बिल्कुल बराबर से गुज़रा तो ऐसा लगा जैसे एक आदमी या एक लड़का जिसका बहुत ही काला सा चेहरा था, इस अंधेरे में भी उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह चमकती हुई महसूस हो रही थी। वो अपने सर को घुटनों के दरमियान रखने की कोशिश कर रहा था और हल्का सा चेहरा टेढ़ा करने के बाद गाड़ी या लाइट की तरफ देख रहा था, जैसे कि वो मुंतज़िर था कि उसको देखने के बाद मैं गाड़ी को रोकूंगा और ना सिर्फ रोकूंगा बल्कि उतर के उस शख्स का हाल अहवाल पूछूंगा। अगर उसको मेरी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत होगी तो मैं वो ऑफ़र करूंगा। खैर, ड्राइवर बताते हैं कि मैंने गाड़ी रोकी तो नहीं, लेकिन हाँ रफ्तार को 10 से 15 किलोमीटर के दरमियान किया और मैं उसको बगौर देखता हुआ आगे बढ़ गया। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा और मैंने उस आदमी को या उस लड़के को क्रॉस किया तो मैं अपने तौर पे बैक व्यू मिरर में उसको देखने की या पहचानने की कोशिश कर रहा था। अजीब बात ये थी कि जब मैं आगे निकलने के बाद मैंने बैक व्यू मिरर से उसको देखना चाहा तो वो मुझे बैक व्यू मिरर में दिखाई नहीं दे रहा था। शायद रोशनी की कमी थी या इसी वजह से मैं उसको नहीं देख पा रहा था। अब क्योंकि हालात ख़राब थे, जाहिर सी बात है यहाँ पे रुकना, अंधेरे में रुकना, अपने आप को लुटवाना या चोरी करवाने के मुतरादिफ था। लिहाजा अक्लमंदी यही थी कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। खैर, मैं आगे निकला और मैं अपने तौर पे इस अजीबुल खलकत लड़के को या आदमी को फरामोश करने की कोशिश करने लगा। ज़ाहिर सी बात है मैं अकेला था, सफ़र था, अंधेरा था, सर्दी थी और मेरे अंदर इतना दम नहीं था कि मैं इस तरह की किसी चीज़ को दोबारा से बर्दाश्त कर पाऊँ। खैर, मैं आगे बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते मेरा ख्याल है कि 2 या 3 मिनट का सफ़र मज़ीद तय किया होगा कि मुझे रोशनी में अब अपोज़िट डायरेक्शन में ऐसा लगा जैसे कोई अब अपोज़िट डायरेक्शन में बैठा हुआ है और वैसे ही उसी तरह से बैठा हुआ है जैसे कि इससे पहले वो लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। अल्लाह जाने, ना चाहते हुए भी मेरी गाड़ी की रफ्तार या तो स्लो हुई है या फिर मेरा एक्सीलेटर के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता करके पाँव हटना शुरू हो गया।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत है जो मेरी गाड़ी की रफ्तार को कम से कम करना चाहती है। और आप यकीन करें कि जूं-जूं मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही थी, मेरे रोंगटे खड़े होते जा रहे थे। खैर मैं जब उस लड़के के सामने की तरफ पहुंचा, मेरी गाड़ी उसी 10 या 15 की रफ्तार में उसके सामने से गुजर रही थी। वैसे ही हूबहू, वैसे ही कपड़े, वैसी ही शक्ल, वैसे ही आंखें। शायद ये वही लड़का था जो अभी 2 या 4 मिनट पहले मुझे अपोजिट डायरेक्शन में पीछे दिखाई दिया था। इत्तेफाक की बात ये थी कि इस दौरानिए में किसी भी गाड़ी ने मुझे क्रॉस नहीं किया था। क्या आप कह सकें कि शायद किसी ने उसको लिफ्ट दी हो और आगे आके यहाँ पे उतार दिया हो। अजीब बात ये थी कि अब की बार उस लड़के के चेहरे पे आप कह सकते हैं कि एक शैतानी मुस्कुराहट मौजूद थी, जैसे कि वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। कहा जाता है कि ये जो ज़िंदगी है ये बहुत सारे सरप्राइजेस पे मुश्तमिल हुआ करती है। ये जो सरप्राइज़ था ये एक अजब सा सरप्राइज़ था, और इस तरह का सरप्राइज़ मैं ज़िंदगी में कभी भी दोबारा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। खैर जब मैं उस लड़के के सामने से गुज़रा और उसके चेहरे पे जो शैतानी मुस्कुराहट मौजूद थी, उस मुस्कुराहट के अंदर इजाफ़ा हुआ या उसने इस मुस्कुराहट को ज़रा तूल दिया, तो अब मुझे अपना वजूद एकदम से बेकार सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था मैं मुकम्मल तौर पे फ्रीज़ हो चुका हूँ, पैरालाइज्ड हो चुका हूँ, या फिर मेरे जिस्म से रूह को निकाल लिया गया है। आप यकीन करें कि मेरे जिस्म पे कपकपी तारी थी। या अल्लाह जानता है कि गाड़ी ने कब उसको क्रॉस किया है। मैंने एक्सीलेटर पे पाँव रखने की कोशिश की है, और जितनी भी कुरानी आयत या सूरतें मुझे याद थी मैंने उनको दोहराना शुरू कर दिया था। मुझे यकीन था ये एक ऐसी मखलूक है जिसे आमतौर पे छलावे के नाम से या शेप शिफ्टर के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अल्लाह करके जब ये रोड अबूर हुआ, तब कहीं जाके मेरी जान में जान आई। लेकिन तब तक मुझे 102 103 बुखार हो चुका था। मेरे जिस्म पे कपकपी तारी थी, और ऐसा लग रहा था इस सर्द माहौल में भी मेरे जिस्म से पसीने टपकते हुए नीचे गिरते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों का उस रोड के ऊपर से गुजर हुआ होगा, लेकिन हाँ मुझे इतना यकीन ज़रूर है कि जब भी रात को 12, 1, 2 बजे आप वहाँ से गुजरेंगे तो आपके जिस्म पे वैसे ही कपकपी तारी हो जाएगी, जैसे कि उस रात, उस सर्द रात मैंने अपने ऊपर महसूस की थी। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा शुरू से ही शौक़ था कि मैं किसी सिक्योरिटी इदारे में, पुलिस में, आर्मी में या फिर रेंजर्स में ज्वाइन कर सकूं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि जो आप सोचें वैसा हो जाए। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, घर की जो पोजीशन थी या जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, वो किसी भी तरह इस काबिल नहीं थे कि मैं पढ़ सकूं या अपने फ्यूचर के लिए या अपने शौक़ के लिए कुछ कर सकूं। ना मैं तालीम हासिल कर सका, और ना ही घर में जितने भी लोग थे वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल थे कि मुझे सपोर्ट कर पाते। खैर मैंने बमुश्किल प्राइमरी तक तालीम हासिल की, और तालीम हासिल करने के बाद कभी एक फैक्ट्री में, कभी दूसरी फैक्ट्री में, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे जॉब करता चला गया। खैर जब मैं 18 या 19 साल का हुआ, तो मैं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत सेहतमंद था, तो ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी इदारे होते हैं या प्राइवेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, मैंने उनसे रब्ता करना शुरू किया। खैर काफ़ी जद्दोजहद के बाद बिलाखिर एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी थी,
उन लोगों ने मुझे जॉब ऑफ़र कर दी। अब ये 1996 या 7 चल रहा था, बहुत पुरानी बात थी। और जो लोग कराची में रहा करते हैं उनको पता है कि ये जो ईयर्स थे ये कराची के लिए बहुत ही खूनी साल थे। अब ये जो सिक्योरिटी कंपनी थी, इन लोगों ने जो सबसे पहले मुझे पोस्टिंग की या जहाँ पे मुझे सबसे पहले भेजा, वो एक कराची का बहुत मशहूर एरिया है जिसे साइट एरिया कहा जाता है। वहाँ पे मुझे सबसे पहले भेजा गया और मुझे बता दिया गया कि एक ऐसी फैक्ट्री जो कि तकरीबन 10 या 12 साल से मुकम्मल तौर पे बंद है, वहाँ पे रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक मुझे ड्यूटी अंजाम देनी है। अब वैसे तो ये जो फैक्ट्री थी ये काफ़ी अरसे से बंद थी, लेकिन मुझे बताया गया था कि इस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि बहुत कीमती हैं, वो मौजूद हैं। तो इसलिए ये जो कंपनी के मालिकान हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया जाए। खैर, मैं बहुत खुश था, मेरी नई नई जॉब थी और मुझे माकूल मुआवजा मिल रहा था। तो मैं कोशिश करता कि 7:30 पौने 8 बजे तक शाम में पहुँच जाऊँ और पूरे 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद सुबह 8:30 बजे तक या 8 बजे तक वापस निकल जाऊँ। अब पहला दिन बहुत आराम से, बहुत सुकून से गुजरा। इसी तरह दूसरा दिन गुजर गया और बज़ाहिर लग रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब चौथी रात आई तो चौथी रात को, रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था। शदीद सर्दी हो रही थी। उसके साथ साथ ये जो एरिया है, ख़ास तौर पे जो नाज़िमाबाद के बाद का जो एरिया था, वहाँ पे उस दौर में बहुत ज़्यादा सियासी तौर पे हालात ख़राब थे। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरे रूट पे या पूरे रास्ते में ना कोई बंदा मौजूद था, ना ही बंदे की ज़ात मौजूद थी। खैर, 9:30 10 बजे का टाइम था और मैंने कुछ लकड़ियाँ वगैरह बाहर की तरफ जलाई हुई थी और लकड़ियाँ जलाने के बाद अपने हाथों को सेक रहा था, जबकि मेरे पीछे फैक्ट्री मौजूद थी जिसमें कि मुकम्मल तौर पे ताला लगा हुआ था। बस मेरा काम इतना था कि मैं उस फैक्ट्री के गेट के बाहर बैठा रहता था और जब सुबह हो जाती थी तो वापस चले जाया करता था। मुझे फैक्ट्री के अंदर जाने की या उसके दरवाजे को खोलने की या अंदर किसी को बुलाने की कतन इजाज़त नहीं थी। अब मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे अंदर की तरफ से किसी के बातें करने की आवाज़ आ रही है। पहले तो मैं इधर उधर देखने लगा। मुझे लगा कि शायद बराबर में जो फैक्ट्री मौजूद है, उस फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद है, ये वहाँ से आवाज़ आ रही है। लेकिन जब मैंने गौर किया तो बाकायदा जिस फैक्ट्री के बाहर मैं मौजूद था, उस फैक्ट्री के अंदर की तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे 2 औरतें या 2 ख़वातीन बातें कर रही हैं। अब कुछ देर तक तो मैं सुनता रहा और तकरीबन 10 या 15 मिनट तक जब मुसलसल आवाज़ आती रही तो मैंने सोचा कि अब जाके देखता हूँ या कम से कम ऊपर से झांक के देखता हूँ कि बिला आखिर कौन है जो अंदर मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है। जैसे ही मैं फैक्ट्री के दरवाजे पे यानी उसके ऊपर चढ़ के अंदर की तरफ झांकने वाला था तो एकदम से ऐसा लगा जैसे जो बातें करने की आवाज़ें थीं ये आना बंद हो चुकी हैं। अब जब आवाज़ें आना बंद हुई तो मैंने कुछ देर ऑब्ज़र्व किया और मैंने सोचा कि वाकई में इधर उधर से कहीं से आवाज़ आ रही होगी। मैं दोबारा से जहाँ पे आग लगी हुई थी वहीं पे गया, जाके बैठ के अपने हाथ सेकने लगा। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और रात के तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था। मैं उसी जगह पे बैठा हुआ था और आज मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेके मुझे पुकारा है और ये जो आवाज़ थी ये एक ज़नाना आवाज़ थी, यानी कि जो भी मेरा नाम ले रहा था या मुझे मुखातिब कर रहा था वो यकीनन कोई औरत थी। अब जब मैंने पलट के फैक्ट्री के गेट की तरफ देखा या फैक्ट्री के अंदर की तरफ झांकने की कोशिश की तो मुझे गेट के पास से ऐसा लगा जैसे किसी का हाथ है जो गेट के ऊपर रखा हुआ है।
जो हाथ मुझे नज़र आ रहा था ये क्लियरली एक औरत का हाथ था। बाकायदा उस हाथ पे चूड़ियाँ मौजूद थीं और ऐसा लग रहा था जैसे किसी औरत ने अपना जो हाथ है वो गेट की ग्रिल के ऊपर रखा हुआ है। मुझे उसका बाकी जिस्म या उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। बस इतना पता चल रहा था जैसे कोई गेट के अंदर की तरफ मौजूद है और उसने अपने हाथ को गेट के ऊपर की तरफ रखा हुआ है। अब किसी औरत का मुझे आवाज़ देना और उसके बाद उसके हाथ का या उसका मुझे नज़र आना, वो भी एक ऐसी फैक्ट्री में जो कि पिछले कई सालों से न सिर्फ बंद थी बल्कि यहाँ पे न कोई आया था न किसी ने चक्कर लगाया था। खैर, ये जो बात थी ये मेरे लिए बड़ी अजीब बात थी। आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे मैं उस गेट की तरफ बढ़ रहा था तो मैं चाहता था कि मैं देखूं आखिर कौन औरत है जो गेट के अंदर की तरफ मौजूद है। अब जैसे ही मैं उस गेट की तरफ बढ़ा तो ऐसा लगा वो जो हाथ है वो एकदम से नीचे हो गया है। यानी कि वो जो भी औरत थी उसको अंदाज़ा हो चुका था कि मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। खैर, मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ और जाके देखता हूँ, कन्फर्मेशन करता हूँ कि फैक्ट्री के अंदर कौन मौजूद है। अब जैसे ही मैं गेट के बिल्कुल करीब पहुँचा तो मैंने अपने तौर पे गेट के ऊपर पाँव रखा और गेट के ऊपर पाँव रखने के बाद जो ऊपर का हिस्सा था जहाँ पे ग्रिल लगी हुई थी वहाँ से अंदर की तरफ झांकने की कोशिश करने लगा। अब अंदर का जो हिस्सा था वो कुछ इस तरह से था कि अगर आप अंदर की तरफ देखें तो सामने एक सहन नुमा जगह मौजूद थी और उस सहन के बिल्कुल बराबर में थोड़ी सी घास लगी हुई थी और उसके आगे फिर फैक्ट्री स्टार्ट हुआ करती थी। बहरहाल, जैसे ही मैं गेट के ऊपर चढ़ा और मेरी नज़र अंदर की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि इस अंधेरे में बस इतना पता चल रहा है कि वो जो पार्क नुमा जगह मौजूद है वहाँ पे कोई चेयर डाल के बैठा हुआ है। अब क्योंकि मेरा जो काम था वो इस फैक्ट्री की सिक्योरिटी था और इस बात की यकीन दहानी था कि इस फैक्ट्री में ना कोई एंटर हो सके ना ही कोई चोरी चकारी हो सके। अब जैसे ही मैंने अंदर की तरफ किसी को बैठे हुए देखा तो मेरे पास जो टॉर्च लाइट मौजूद थी उस टॉर्च लाइट की मदद से मैंने अंदर की तरफ रोशनी मारना शुरू की। जैसे ही रोशनी उस चेयर पे या उस जगह पे पड़ी जहाँ पे कोई बैठा हुआ था तो मैंने देखा कि उस पार्क वाले हिस्से में यानी उस ग्रास वाले एरिया में चेयर के ऊपर एक औरत बैठी हुई है जिसने बज़ाहिर ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं और उसके जो बाल हैं वो बहुत बड़े बड़े और कर्ली हेयर्स हैं। कुछ अजीब तरीके से वो ना सिर्फ चेयर पे बैठी हुई है बल्कि उसकी जो आंखें हैं ऐसा लग रहा है उसकी आंखों की जगह दो बहुत बड़े बड़े गड़े मौजूद हैं। अब जैसे ही रोशनी उसके चेहरे पे या उस औरत पे पड़ी तो अगले कुछ सेकंड के अंदर अंदर वो जो औरत थी उसने अजीब तरीके से अपनी ज़बान को मुंह से बाहर निकालना शुरू किया। मैं मुसलसल गेट पे लटका हुआ था, एक हाथ में मेरे टॉर्च लाइट मौजूद थी और मैं उस औरत की तरफ देख रहा था कि देखते ही देखते उस औरत की जो ज़बान थी ना सिर्फ तकरीबन 5 या 6 इंच तक बाहर निकल आई बल्कि इसके साथ साथ वो एकदम से खड़ी हुई और ऐसा लगने लगा जैसे वो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब जैसे ही वो खड़ी हुई और उसने मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया तो मैंने जल्दी से ये जो दरवाज़ा था उधर से नीचे जंप मारी और आगे जहाँ पे आग लगी हुई थी वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। मुसलसल जो मेरा जिस्म था ना सिर्फ ये शिवर कर रहा था, ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर शदीद सर्दी तारी हो चुकी है और मेरे दिमाग ने या मेरे जिस्म ने मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ दिया है। खैर, जहाँ पे आग लगी हुई थी मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो गया और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वहाँ खड़ा रहने के बाद मेरी जो हालत थी वो कुछ बेहतर हुई। अब जब मुझे होश आया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने फैक्ट्री के अंदर की तरफ क्या देखा है तो उसके बाद मैंने फिर कुरान की तिलावत शुरू कर दी
जितनी भी आयत या सूरतें मुझे याद थीं, मैं पूरी रात न सिर्फ उनकी तिलावत करता रहा, बल्कि जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद जो मेरी सिक्योरिटी कंपनी थी, या आप कह सकते हैं जो मेरे सुपरवाइज़र थे, उनसे मैंने रब्ता किया और उनसे कहा कि किसी भी कीमत पे मेरा जो ट्रांसफ़र है वो किसी और जगह किसी मकान के सामने कर दें, क्योंकि जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के आगे मज़ीद में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम नहीं कर सकता। खैर, मेरे जो सुपरवाइज़र थे वो इंसिस्ट कर रहे थे कि कम से कम 1 महीना तो यहाँ पे जॉब करो, और अगर तुम कहोगे तो जो तुम्हारी सैलरी है उसमें 5,000 रुपये का इजाफा कर देंगे। लेकिन बहरहाल मेरा वहाँ पे जॉब करना या वहाँ पे रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझसे जॉब करवाना चाहते हैं तो मेहरबानी होगी कि मेरा तबादला किसी और जगह कर दें। और ऐसा ही हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मेरी बात मानी और इसके बाद मुझे नाज़माबाद के एक घर में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे ड्यूटी दे दी।